अच्छा, तो ये सिक्स्थ वीडियो है हमारे पास चैप्टर 41 ऑफ फार्माकोलॉजी के ऊपर। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था थायाजोलिडाइड आयन। उसके बाद हमने कहा था कि इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स होते हैं, उसकी दो टाइप्स थी। एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड के तौर पर काम करता है, जिसमें प्रोटोटाइप ड्रग के तौर पर एक्जीनाटाइड हमने देखा था। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी देखी थी जिसके अंदर क्या आ रहा था हमारे पास, ग्लूटाइड, जैसे कि लीरा ग्लूटाइड, एलबी ग्लूटाइड और ड्यूला ग्लूटाइड। इसके अलावा एक और होती है इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर, वो क्या थी, उसमें वो है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, DPP4 इनहिबिटर भी इनको बोलते हैं। और इसमें प्रोटोटाइप ड्रग के तौर पर सीटाग्लिप्टिन होती है। प्रोटोटाइप ड्रग का आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि जो उस क्लास उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, सारी कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली उसके अंदर हो रही होती है, तो उसे प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर जो है उसका काम क्या होता है। पहले तो हमने ये देखना है कि DPP का काम क्या होता है, फिर उसके इनहिबिटर का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो DPP का क्या काम होता है, इसने ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड को तोड़ना होता है। जो ग्लूकागॉन पेप्टाइड 1 है ना, उसको तोड़ना होता है। तो उसका इनहिबिटर जब हम यूज़ करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, उसके वैल्यू जो है वो इंक्रीज रहेगी, लेवल जो है इंक्रीज रहेगा। तो जो हमने फंक्शंस उसके देखे थे ना कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड क्या काम करता है, हमने देखा था कि वो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कराता है। मतलब जो ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन रिलीज होता है फ्रॉम पेंक्रियाज को, उसको इंक्रीज कराता है। वो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम कराता है, गैस्ट्रिक एम्पेटाइन को कम करता है, और जो है वो एनोरेक्सिक इफेक्ट इसका होता है। तो ये इसके इफेक्ट है। इनके ये जो एनोरेक्सिक इफेक्ट है वो हमने पहले नहीं देखा था, इसके अंदर हमें नहीं देखा था एक्जिनाटाइड के अंदर, वो स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है। अच्छा, अब उसके बाद इसके ये यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन जो हैं वो लिख लिए हैं। आप भी चाहें तो इसे प्रोमिनेंट करके लिख दे ताकि वहाँ से पढ़ना ना पड़े। अच्छा, उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाते हैं। तो आपको जैसे कि बताया था कि जो भी चीज़ जो है वो उससे इफेक्ट करे ना GAT एम्पेटाइन को, तो उसने जो है वो GAT डिस्टर्बेंस तो कॉज करनी ही होती है। तो एक वही इसका इफेक्ट होगा, एक एनोरेक्सिक इफेक्ट इसका आ गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल इफेक्ट्स इसके होते हैं, इससे हेडेक होता है, नेजोफेरेंजाइटिस और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये भी इनके रीजन होते होंगे, लेकिन एज इट इज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कि इस तरह से आप इसको याद करें। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आ रही है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। आपको पहले से अंदाजा होगा कि करते क्या है, ग्लूकोसाइडेज क्या करता है पहले, कि मतलब पहले ये चीज़ का हमें आना चाहिए फंक्शन, फिर इनहिबिटर्स का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो वही इस हिसाब से कि ग्लूकोसाइडेज क्या कर रहा होता है, इसने ओलिगोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स को ब्रेक डाउन कर देना होता है इनटू द मोनोसेक्राइड, जो कि ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके इनहिबिटर जो हैं वो हमें मोनोसेक्राइड बनने से जो है वो रोकते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, अब वो रजिस्टर मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हमने बनाया था। हाँ जी, तो ये तो आप खुद देख सकते हैं कि जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर हैं वो जस्ट पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इनका एक्शन जो होगा वो स्लो होगा, और इसे बिफोर मील जो है हम देते हैं। अच्छा, बस इतना सही है। उसके बाद इसके कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन जो है ना हम उनको इसकी ट्रीटमेंट के अंदर ही एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार चीज़ें याद नहीं होती। तो एक ही जगह पे जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट हम किस किस को यूज़ करते हैं वहाँ देख लेंगे। अच्छा, टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाते हैं। अब आप खुद देखिए, जब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो चीज़ किस फॉर्म के अंदर रहेगी, वो डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड के फॉर्म के अंदर रहेगी। तो जब वो GIT के अंदर इस तरह से रहेगी तो उसमें क्या होगा, उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से H2 गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। H2 गैस प्रोड्यूस होगी तो फ्लैटुलेंस होगा, साथ में डायरिया वाले सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे, और एब्डोमिनल पेन जो है वो भी कॉमन कंडीशन है, फर्मेंटेशन हो गया, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो इन्फेक्शन डिफरेंट कॉज कराएंगे। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो इसकी टॉक्सिसिटी में आ जाती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि जब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दिया जाता है तो उससे हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी आ सकते हैं। इस वजह से जब ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट इसके अंदर आ जाए, क्योंकि अब देखें बिल्कुल भी उसको तोड़ नहीं रहा, ये ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो सकता है अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को अगर रिड्यूस करना है तो उसके अंदर कभी आपको सुक्रोज नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट ग्लूकोज देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जब डाइसेक्राइड टूटेगा नहीं तो ग्लूकोज जल्दी से अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, जिसके अंदर ये इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया अगर ना हुआ हो तो उसके अंदर हम कुछ और भी दे सकते हैं, सुक्रोज भी दे सकते हैं। इसमें इतना हिस्सा ही था। इसके बाद आ जाती है प्रेमलिनटाइड, जो कि एक्चुअली अमाइलिन एनालॉग है। ठीक है, अमाइलिन मैंने आपको बताया था कि ये अमाइलिन जो होता है वो एपिटाइट को कम करता है। एक तो इसका मेन फंक्शन एपिटाइट को कम करना है। मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ।
अच्छा, तो इसका मेन फंक्शन तो एपेटाइट को कम करना है, और इसके अलावा कुछ और भी इसके फंक्शन है, दो और हैं। एक गैस्ट्रिक एम्पाटाइन को स्लो डाउन कर देता है और ग्लूकागॉन की रिलीज को कम कर देता है। अब इस ड्रग की स्पेशलिटी ये है कि ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के अंदर यूज़ हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं आप ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर देखेंगे यहाँ पे कि हम जो है ना प्रेमलिनटाइड को यूज़ करते हैं। तो एक इसकी स्पेशल बात है कि इसके अंदर दोनों मतलब ये जो है दोनों डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। मोस्टली तो जो टाइप 1 होती है ना वहाँ पे इंसुलिन ही देनी पड़ती है, इंसुलिन मतलब वो तो लाजमी देनी ही है, तो प्रेमलिनटाइड हम उसके साथ इन कॉम्बिनेशन देते होते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वहाँ पे इंसुलिन को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे हम नॉन इंसुलिन जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं उनको दिया जाता है। हाँ, जब डिजीज़ ज़्यादा सवेयर हो जाती है, उसकी जब क्रॉनिक हो जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो वहाँ पे हमें साथ में इंसुलिन देनी पड़ती है, क्योंकि तब उसके जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं ना, बीटा सेल्स, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर तब इंसुलिन दिए बगैर तब भी गुजारा नहीं होता। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में शुरू से इंसुलिन दी जाती है, लेकिन टाइप 2 के अंदर थोड़ा बाद में दी जाती है, लेट स्टेजेस के अंदर। अच्छा, अब प्रेमलिनटाइड उसी रजिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं, प्रेमलिनटाइड हमने पोस्ट प्रेंडियल को जस्ट जो है ना वो कर रहा होता है। तो पोस्ट प्रेंडियल में क्या है, प्रेमलिनटाइड, ठीक है, प्रेमलिनटाइड आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका भी जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो काफ़ी लो है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है इसका टॉक्सिसिटी में क्या आ जाता है, क्योंकि ये भी जीआईटी मोटिलिटी को कम कर रहा है, गैस्ट्रिक एपेटाइट को कम कर रहा है, तो यहाँ पे भी जीआईटी डिस्टर्बेंस नजर आएगी एंड हाइपोग्लाइसीमिया नजर आएगा। उसके बाद आ जाते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, जिसे SGLT2 बोलते हैं। उसी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, ग्लिफ्लोजिन, यहाँ पे सब आते हैं, कैनेग्लिफ्लोजिन, डेपेग्लिफ्लोजिन, एम्पेग्लिफ्लोजिन। तो ये 3 ड्रग इसके अंदर आ जाती हैं। आपको पता है कि इन ड्रग्स का क्या काम हो, ये क्या करेंगी, ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है ना उसको जाके इनहिबिट करेंगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिया के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, हमें ग्लाइकोज यूरिया नजर आ रहा होता है। अब ग्लाइकोज यूरिया जब यूरिन एक्सक्रीट इस तरीके से होगा, तो आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से फर्मेंटेशन नहीं मतलब बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करता है, क्योंकि बैक्टीरिया को फूड वहाँ पे मिल रही होती है ना, ग्लूकोज मिल रहा होता है। तो उससे जेनिटल इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। आप ये भी देखें कि क्योंकि ऑस्मोटिकली एक्टिव भी हो जाता है ना यूरिन, जब ग्लूकोज सोल्यूट उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है वॉल्यूम लॉस का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कंट्रैक्शन एंड हाइपोटेंशन, ये भी इसके टॉक्सिसिटी के अंदर आ जाती है। ये साइड इफेक्ट्स आप इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी ऐसे ही हो जाता है। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग बताए हुए, टाइप 1 और टाइप 2 के लिए। टाइप 1 के लिए नॉर्मली वो क्या कहते हैं कि एक तो पहले डाइटरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि डाइट के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज लिया ना जाए, ज़्यादा मीठा ना खाया जाए। डाइटरी इंस्ट्रक्शन हमें दोनों के अंदर नजर आएंगे। एक्सरसाइज भी हमें दोनों के अंदर मतलब एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। अच्छा, खैर टाइप 1 के अंदर इतनी ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं होती। टाइप 1 के अंदर क्या है, डाइटरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है और पेरेंट्रल इंसुलिन दी जाती है। और इंसुलिन भी कैसे दी जाती है, इन कॉम्बिनेशन शॉर्टर और लॉन्गर एक्टिंग को मिला के दिया जाता है। अब मिला के क्यों दिया जाता है, ताकि बेसल पोस्ट प्रेंडियल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है ना हमेशा मेंटेन रहे, ग्लूकोज लेवल बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल लेवल पे। इसके अलावा जैसे मैंने को बताया था कि प्रेमलिनटाइड जो कि एमाइलिन वाला है उसको भी यूज़ किया जाता है, ताकि ऑटोमेटिकली वैसे ही भूख जो है इंसान की कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से इंसुलिन रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे कि एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा इंसुलिन की जरूरत होगी, ताकि ग्लूकोज ज़्यादा अपटेक हो स्केलेटल मसल्स। इन्फेक्शन के केस के अंदर भी इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को ज़रा ना टाइटली कंट्रोल किया जाता है, तो उससे इफेक्ट जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मेन मसला ये होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए वेट रिडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन है, फिर डाइटरी कंट्रोल है। इसके बाद क्या किया जाता है, आपको याद होगा मैंने बोला था कि बाइगोनाइड्स या मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मेटफॉर्मिन जो है उसको हम पहले देते हैं, इनिशियल ड्रग थेरेपी के तौर पर मेटफॉर्मिन को दिया जाता है, और उसके बाद जो है ना बाद में हमें कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर और विद इंसुलिन टू अचीव बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड मिनिमाइजिंग द टॉक्सिसिटी। मेन मकसद कॉम्बिनेशन का होता ही ये कि एक ड्रग की वजह से टॉक्सिसिटी ज़्यादा डिवेलप ना हो जाए, दोनों के फायदे भी हमें मिलते रहे और टॉक्सिसिटी किसी एक के ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं,
हम ना दो तरीके के ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहें ना, तो हम जो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग है ना, उनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक वो जो कि इंसुलिन के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ा रही है, जैसे कि सेक्रीटोगोग्स हैं, वो इंसुलिन को रिलीज करवा रही है, या हम डायरेक्टली इंसुलिन दे दें, तो एक वो चीज़ है जो कि इंसुलिन की सप्लाई को बढ़ा रही है, और एक वो चीज़ है जो कि इंसुलिन के जैसा खुद ही काम कर रही है, इंसुलिन की ज़रूरत ही जो है वो इतनी नहीं पड़ती। जैसे कि मेटफॉर्मिन है, हमने बोला था कि ये इंसुलिन स्पेयरिंग ड्रग है, तो मेटफॉर्मिन आ जाती है, थायाजोलिडाइड आयंस आ जाती हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो इंसुलिन एक्शंस को ऑगमेंट करती हैं। इसके बाद वो लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग जो है उसका मैंने अलग से रजिस्टर पर बता दिया था, तो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऐसा करती हूँ कि ये करवा देती हूँ ग्लूकागॉन, और साथ में हम जो है ना एमसीक्यूज देख लेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ जो है ना आप चैनल को सपोर्ट लाजमी करें, आप हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।